बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की मुखालफत में दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। तो दूसरी जानब निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें PIA के मामलात पर फैसला सासी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार भी किया गया और ये भी कहा गया कि आवाम के टैक्सों से इदारों का खसारा पूरा करना नामुमकिन है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को आइन के मुताबिक जो है कानूनी करार दिया गया और कहा गया इस कानून के खिलाफ जितनी भी दरख्वास्तें थी उसको मुस्तरद किया जाता है। अब जहाँ पर यह सवाल होता है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात थे और सो मोटो के इख्तियारात थे, अब वो फैसला जो है 3 रुकनी कमेटी करेगी, तो आप क्या कहते हैं इस फैसले के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? तारीखी दिन तारीखी फैसला बड़ा कम ऐसा होता है कि कोई शख्सियत अपने इख्तियारात दे। ऐसे ही अच्छा, चीफ जस्टिस के पास फायज ईसा साहब के पास तमाम पहले जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं पाकिस्तान में उनकी तरह असुद नोटिस लेने का इख्तियार था, लेकिन ये जो कानून साजी हुई तो इसके नतीजे में वो इख्तियार जो है वो अब 3 रुकनी जो 3 सीनियर मोस्ट जजेज हैं, वो जब आइंदा जब भी असुद नोटिस लिया जाएगा तो उसके लिए 3 जजेस जो हैं वो मुशावरत करेंगे और फिर उसके बाद वो बेंच तश्कील पाएंगे। बड़ा खूबसूरत फैसला और फायज ईसा साहब को और तमाम जज साहिबान को इसकी मुबारक हो और कौम को भी। और इसमें यह भी कि जो लोग आइंदा अपील करेंगे, जो रिव्यू जाएंगे, वो भी शायद 14 दिन के अंदर अंदर ये जल्द उनकी अपीलें लगा करेंगी। फैसलों में ज़िंदगियाँ लोगों की गुजर जाती हैं, तो ये आइंदा से ये सारे मामलात होंगे, लेकिन आइंदा से होंगे, आइंदा से होंगे, आइंदा से होंगे, यानी इससे पहले जो कुछ हो गया उस पर इसका इतलाक नहीं होगा। सही। यानी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कायम की उन्होंने और उसका जो उनके जो मंजूर करदा कवानीन थे उनको जो है वो बिल्कुल इंडोर्स कर दिया, लेकिन माजी से इतलाक नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अभी तक अगर मैं समझाऊँ और जो मेरी माहिरीन कानून से बात हुई है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो मामला था अपील का जो हक था वो दे दिया गया था। इन कानून ये जो कानून मंजूर हुए थे, लेकिन इनका तलाक मुस्तकबिल से होगा। यानी अब वो गालिबन दोनों शख्सियात के पास अपील या रिव्यू के इख्तियार नहीं है। सही, ये मुस्तकबिल से होगा, इसका तलाक माजी के फैसलों पर नहीं होगा। नैब की तरामीम जो थी वो की थी पार्लियामेंट ने, लेकिन उनको बंदियाल साहब जाते जाते सुप्रीम कोर्ट फैसला करके उनको उड़ा गई थी। ऐसा ही सर। तो वो तरामीम अपनी जगह उड़ी हुई हैं और नैब पुरानी जो ओरिजिनल सूरत थी उसमें नैब भी और उसके मुकदमात भी सारे बहाल हैं, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो वो फैसला दे के वो उसको उड़ा गए। और साथ ही जो ये जो अब हुआ ये मुस्तकबिल से इसका इतलाक होगा। असखुद नोटिस बेंच कैसे बनेंगे, असखुद नोटिस कैसे होगा, लेकिन वो जो पिछले मामलात हैं वो वैसे ही चलेंगे। और उसमें अब मुझे नहीं पता कि अब इसका तफसीली फैसला आता है तो क्या है कि उसमें वो जो नाहली है वो 5 साल तक है या ताउम्र है या क्या, उसमें क्या वजाहत है उसमें, क्योंकि उसमें तो रिव्यू का ऑप्शन भी एग्जॉस्ट हो गया हुआ था। तो वो अब नवाज शरीफ साहब की जो कानूनी टीम है इसको ज़ाहिर है डिटेल में पढ़ेगी इस फैसले को, उसके बाद देखेगी कि ये इसके ऊपर क्या करें। मतलब इसमें अब आप देखें ना कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उन्होंने भी तो फ़ायदे इसमें कुछ उनको भी हुए थे, कुछ ज़ाहिर है कि 90 दिन का, और तो सारा वो तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा गई थी। अच्छा, नैब के जो डिप्टी चेयरमैन वो भी आज सैयद ज़फ़र साहब गालिबन उनका भी आज तकर्रुर हो गया है 3 साल के लिए। तो नैब तो फुल एक्टिव है। तो आइंदा से जो है वो इस तरह हुआ करेगा, लेकिन पहले जो हो गया सो हो गया। तो ये जो पहले सो हो गया जो ये जो है अब इसमें यानी आइंदा के लिए लोगों को बहुत इसमें उम्मीदें पैदा हुई हैं, लेकिन ये है कि माजी से जो है ये मुख्तसर फैसला, मैंने कहा ना अब ये तफसीली फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा कि जो 184(3) के मुकदमात में अपील का हक माजी से देने की शिक 8-7 की तनासुब से गैर आइनी करार दे दी गई। ठीक है ना। तो ये जो है ये अब इसमें क्या होगा अब ये देखना है। ज़ाहिर है कि अब इसमें बेंच कैसे बनेंगे, वकील को, मतलब इसमें जो है अब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तो बहाल हुई है, लेकिन ये है कि इसका फ़ायदा जो है वो गालिबन
किसी भी सियासी शख्सियत को नहीं हुआ, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो। और आने वाले दिनों के अंदर बज़ाहिर, क्योंकि मैंने कहा ना नैब की तरमीम को तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उड़ा दिया था, वो इसमें तो डिस्कस ही नहीं हुआ ना, वो तो एक फैसला कर गए थे। वो अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ये जो है वो उसका फैसला थोड़ी इन्होंने रिवर्ट किया, इन्होंने तो इस पर इन्होंने उसको सुनाया है। तो अब ये अपीलें होंगी, वजाहतें होंगी, जब कुछ होगा, लेकिन हमें आगे जाना है मुल्क को। और इसमें जो है अब डॉलर जो है वो आज 279 से भी कम हो गया जी। और साथ ही जो एक इतलात ये आ रही थी कि तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, तो वो भी रुक गई हैं, स्टेबल हो गई। और वो ये जो इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई है, इसको मैं अभी तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ इसलिए नहीं, क्योंकि मगरबी किनारा जो है वो अभी तक वहाँ पर मुजाहरे तो हो रहे हैं, और लेकिन उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया। अगर वेस्ट बैंक से ऐलान हो गया, यानी मगरबी किनारे जहाँ फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, तो फिर उसके बाद ये कई फ्रंट्स खुलेंगे। इसराइल जो है वो थोड़ा सा रुक गया है, 4-5 दिन हो गए हैं, और वो इसराइल अपनी फ़ौजें जमा की हैं। आज उन्होंने अपनी कौमी हुकूमत बना ली है थोड़ी देर पहले। नेतन्याहू ने जो अपोजिशन जमातें थी उनको भी अपने साथ शामिल करके एक कौमी हुकूमत बन गई है, जिसको यानी जो भी फैसला होगा अब वो तमाम उसमें पार्टियां वगैरह सब शरीक होंगी। और गज़ा जो है उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, और इतनी बॉम्बिंग हो रही है कि वहाँ पर अब जो शुहदा हैं उनकी तादाद भी कोई तकरीबन 900 के लगभग हो गई है, या इतनी हो गई है। मुख्तलिफ नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। लेकिन यह है कि इसमें जो एक वाहिद, अगर हम गज़ा का दोबारा से नक्शा देखें, गज़ा की पट्टी का, तो उस पर 3 तरफ तो यानी 2 तरफ तो ज़मीन है, यानी इसराइल है, एक तरफ बहरा रोम या मेडिटेरियन, और एक ही मुल्क के साथ उनका रास्ता खुलता है, और वो है मिस्र, जो और जहाँ पे रफ़ा की सरहद है, रफ़ा की क्रॉसिंग है। तो इन्होंने कहा कि जी आप रफ़ा से जितने लोग हैं वो निकलें और मिस्र में जाने की कोशिश करें। मिस्र में जाने की जब वो कोशिश कर रहे थे, अगर नक्शा दिखा दें, अगर थोड़ा सा मैप अगर हमारे पास है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर हम रफ़ा के बॉर्डर को नीचे देखें इजिप्ट के साथ, तो उसमें जो है वो अब इजिप्ट के साथ जो रफ़ा की का बॉर्डर है वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे लोग, क्योंकि बाकी तो इसराइल है हर तरफ। तो वहाँ पर जो है वो अब उन्होंने बॉम्बिंग की बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर भी शहादतें हो गई। मिस्र पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ, लेकिन मिस्र अब इसलिए एक टर्मोइल का शिकार होने जा रहा है कि मिस्र ये कह नहीं सकता कि वहाँ पे बमबारी हो रही है और हम फ़लस्तीनियों को आने नहीं दे रहे। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ख़ानदान हैं, तो वो हर हाल में ये जो यहाँ पर भी खंदकें हैं, यहाँ से स्मगलिंग वगैरह होती रही है। ये जो मिस्र के मतलब ये जो कि मतलब मिस्र का एक गज़ा के साथ, क्योंकि गज़ा मिस्र के अंडर रहा है ना पहले, तो गज़ा का मिस्र के साथ एक तारीखी ताल्लुक भी बनता है। लेकिन अब ये कि अब क्या मिस्र अलाउ करेगा इतनी बड़ी तादाद में गज़ा के लोगों को? मिस्र के अंदर खुद माशी बहरान है बहुत ज़्यादा, और मिस्र के अंदर खुद ये एक स्टेबल हुकूमत तो है जनरल सीसी की, लेकिन उनकी मुखालफत भी है बहुत ज़्यादा, और सूडान और इथोपिया का क्राइसिस भी सर पे खड़ा है। तो मिस्र के लिए अब, और मिस्र मीडिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसराइल ने आज उनकी रफ़ा की जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी बॉम्बिंग की, जो कि बाहर निकलने का रास्ता था। महमूदाबाद जो है, अच्छा फिर उसके बाद जो है वो 3-4 बॉर्डर्स, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ भी झड़प हुई है आज। हिजबुल्लाह ने एक फुटेज भी जारी की है, उनके अलमनार टीवी ने, बाकायदा ये बताया है, जो 20 स्लाइड है कि उन्होंने फुटेज रिलीज़ की है, और उन्होंने बाकायदा बताया है कि स्ट्राइक कहाँ पर हमने की है इसराइली मिलिट्री व्हीकल को, एवीविम के इलाके में, जो कि शिबा फार्म्स के करीब है ऊपर, ठीक है। तो ये वहाँ पर इनकी झड़प हुई है। एपीसी को इन्होंने कहा है कि हमने फुटेज उन्होंने जारी की है। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या? बूट्स ऑन ग्राउंड तो अमेरिका नहीं भेज रहा। असलहा उन्होंने कहा है कि हम देंगे, और इसको शायद हम बंडल कर देंगे, यानी एक ही कर देंगे, पैकेज बना देंगे, जो कि यूक्रेन को भी जाएगा और इधर भी जाएगा।
प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो नेटो की समिट में गए हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये, लेकिन अब तवज्जो सारी यूरोप से चली गई है मिडल ईस्ट की तरफ। और ये भी तय हो गया कि अमेरिका जो एक कई सालों से अमेरिकन ये प्लान कर रहे थे कि किसी तरह से वो मशरिक़ वस्ता से निकलें। ये पिछली सर्द जंग में, मैं बात पहले भी कह चुका हूँ कि पिछली सर्द जंग में जो बड़ा थिएटर था सोवियत यूनियन का और अमेरिका के दरमियान, वो मशरिक़ वस्ता था। और उसमें एक 1958 का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि 1958 में पहली दफ़ा अमेरिकन फ़ौज बूट्स ऑन ग्राउंड की सूरत में जो है वो आई, बैरूत में आई, क्योंकि सारी हुकूमतें गिर रही थी आसपास, ख़ासतौर पे जब शाह फैसल दोम का मर्डर हो गया इराक़ में, तो वो अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए अमेरिकन ट्रूप्स आई, और वो था 1958, ठीक है। और जो इसराइल की फ़ौज दाखिल हुई किसी दूसरे जगह पर और फिर उसका विड्रॉल हुआ, तो वो हमने कल बताया था कि वो 1982। अच्छा, अब लेकिन सूरत हाल ये है कि अब कई फ्रंट्स खुल सकते हैं। ये एक तो अमेरिका का ये था कि यहाँ से जान छुड़ा के निकलो, ये हमारा इशू नहीं है, इराक़ को छोड़ो, ये सब जगहों से बेसिस ख़त्म करके जाओ, और असल फड्डा पड़ना है चाइना के साथ। तो यहाँ से अपनी फ़ौजों को, इससे पहले कि वो ये रियासतें जब ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं ना, सल्तनतें तो ज़्यादा फैल जाती हैं, तो फिर वो टूटती हैं। सल्तनतें बरतानिया हो या उससे पहले की जितनी सल्तनतें, तो वो ओवर स्ट्रेच कर गया था। उन्होंने कहा जान छुड़ाओ मशरिक़ वस्ता से और तवज्जो दो सारी की सारी साउथ चाइना सी पे, ईस्ट चाइना सी पे, पैसिफिक पे। लेकिन अब मिडिल ईस्ट ने सकिन कर लिया अमेरिका को, दोबारा सकिन अंदर खींच लिया मिडिल ईस्ट ने, और मिडिल ईस्ट से अमेरिकन विड्रॉल तो होने से रहा। दूसरा जो इशू यहाँ पे छिड़ गया साथी, वो ये है कि महमूद अब्बास जो हैं, अबू माजिन, इनके जो मैंने कल भी बताया था कुनियत के नाम से, अबू माजिन जो हैं, ये इनके साहबजादे जो हैं, यानी माजिन अब्बास, जिनके नाम पर इनको अबू माजिन कहा जाता था, और कहा जाता है, या कहा जाता था एक ज़माने में। तो इन्होंने जो है वो इनके जो साहबजादे थे माजिन अब्बास, उनकी डेथ हो गई थी कतर में, 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ था उनको, और उससे 3 बेटे हैं इनके। तो ये माजिन जो है, माजिन की डेथ हो गई थी कतर में ही वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। दूसरे जो बेटे हैं उनका नाम जो है वो इन्होंने अबू माजिन या महमूद अब्बास ने यासिर अरफात के नाम पे यासिर अब्बास रखा हुआ है। तो वो कनाडा में है, कनाडा के नेशनल, तीसरा छोटा बेटा है। तो ये जो अबू माजिन है, इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक तो ये जो है इन्होंने जब फतह बनी, फतह ऑर्गेनाइजेशन बनी फ़लस्तीनियों की, तो ये कुवैत में, कतर में, यहाँ बनी, ठीक है। ये ममालिक ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बहरहाल इनकी कोई ना कोई शक्ल उस वक्त थी 60 की दिहाई में। तो ये वहाँ पे ये अल-फतह बनी, और फतह जो है उसके बाद उसके जो शुरू के लोग थे उसमें अबू माजिन भी थे या महमूद अब्बास। लेकिन महमूद अब्बास जो है ये इनका काम ज़्यादा फंडिंग इकट्ठी करना था। ये जो मुसल्लह कार्रवाई हैं उसमें कम ये इन्वॉल्व हुए, लेकिन ये जो है ये गए फंडिंग इकट्ठी करने के लिए। अच्छा, अब ये हुआ कि इन्होंने जो तालीम हासिल की, एक तो इन्होंने गज़ा में पढ़े, फिर उसके बाद ये मॉस्को चले गए, और मॉस्को में फिर इन्होंने वहाँ पर कैंडिडेट ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की 1982 में 82, और उसमें जो है वो इन्होंने वहाँ पर वो जो कैंडिडेट ऑफ साइंस की डिग्री है वो PhD के बराबर, डॉक्टर महमूद अब्बास भी इनको कहा जाता है। इसीलिए ये जो डिग्री है इनकी, जो इनकी डेजिटेशन है, जो रेड कलर का एक वहाँ नज़र आ रहा है जो उनकी डेजिटेशन है, अब इस डेजिटेशन के हवाले से बड़ा फड्डा खड़ा हुआ, क्योंकि इस डेजिटेशन के जब उन्होंने लिखा, मकाला लिखा अपना PhD का, तो इन्होंने कहा कि ये हॉलोकॉस्ट जो है ये तो यहूदियों ने और नाजियों ने मिलके एक प्लान था, दोनों मिलके उन्होंने ये सारे जर्मनी में किया, जिसकी वजह से यहूदी हमारे पास आ गए। ये तो उनका मिला हुआ, ये एक मिल के उन्होंने प्लानिंग की थी। सही। अब इसके ऊपर एक बड़ा जो है वो हंगामा हुआ 2014 में। फिर महमूद अब्बास जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स पहली स्लाइड, उन्होंने हॉलोकॉस्ट के ऊपर अपने बयान को थोड़ा सा टिल्ट किया, लेकिन ये है कि वो बात नहीं बनी, वो बात उसको बाय नहीं किया लोगों ने। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो इनकी तो यही है, थ्योरी इनकी यही है कि जी हॉलोकॉस्ट जो है वो तो जर्मन्स, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि जर्मन्स और यहूदी जो थे वो मिल के
उन्होंने मिलकर प्लानिंग की थी कि यहूदी इधर आगे आ जाएं। यानी एक नया थीसिस है। और अगर किसी ने थीसिस देखना हो तो ये सेकंड स्लाइड पे मैं ये टैबलेट में इनको महमूद अब्बास का जो मकाला है वो पढ़ें। वो बड़ी अजीब सी एक अजीब और एक डिफरेंट थ्योरी है इनकी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जो है स्कॉलरली एब्स्ट्रैक्ट शेड्स लाइट ऑन द क्रूड डिफॉर्मेशन ऑफ सोवियत ज़ोनोलॉजी एंड हाउ दे आर रिफ्लेक्टेड इन टुडेज यूनिवर्सिटीज। तो ये महमूद अब्बास हैं उस जमाने के, ठीक है। अच्छा, एनीवे, लेकिन फिर ये हुआ महमूद अब्बास की मैं बात करने से पहले, क्योंकि महमूद अब्बास किसी भी वक्त जा सकते हैं रशिया। ये भी हो सकता है कि रशिया वो पहुंच गए हों, जा रहे हों, या वो ये भी हो सकता है कि वो रशिया की बजाय वो सीधा चाइना निकल जाएं। अच्छा, ये क्यों निकल जाएं ये मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन मैं उससे पहले ये बताऊं कि महमूद अब्बास जो हैं वो महमूद अब्बास के बारे में 2016 में एक नया इंकिशाफ हुआ। और वो इंकिशाफ जो है वो ये हुआ कि महमूद अब्बास जो हैं, अच्छा महमूद अब्बास जब वापस आए ये 1982, अब ये वो साल है जब ये लिबनान के अंदर जंग चल रही है और ये साबरा शितला और सारा कुछ, तो आग लगी हुई थी हर तरफ। तो ये शाम में आके सेटल हुए लिबनान की बजाय। तो लिबनान में और ये महमूद अब्बास जो है यासिर अरफात के बहुत करीब रहे। आखिरी दिनों में इख्तिलाफ बस इनका हो गया था, आखिरी दिनों में इख्तिलाफ हुआ बदकिस्मती के साथ। और जब यासिर अरफात जो है उनका 2004 में उनका इंतकाल हुआ, बड़े पुरसरार से हालात में। उनको 1 महीने फ्लू रहा, फ्लू के सिम्टम्स आए यासिर अरफात को। और फ्लू के दौरान जो है वो पहले उनको जॉर्डन में रखा गया, फिर उसके बाद जॉर्डन से उनको फ्रांस के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट था उनको पेरिस ले गया। वो कोमा में चले गए। कोमा में उनका बयान हुआ कि ब्रेन हेमरेज हो गया है कोमा में। उनकी वाइफ ने कहा कि इनको जहर दिया गया। एक बड़ी पुरसरार सी उनकी उनकी वफात बड़ी पुरसरार सी यासिर अरफात की। बार आखिरी दिनों में ये हुआ कि वो क्योंकि मरवान बगोती भी जेल में थे, यासिर अरफात की तबीयत भी ठीक नहीं थी। ये जो हैं ये चूँकि ओस्लो मुआहिदों सारे मुआहिदे जितने भी थे तो ये उनका हिस्सा थे, तो इनको वज़ीर आज़म बना दिया। यासिर अरफात साहब ने, उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था अभी, ये 2005 वाला इलेक्शन नहीं हुआ था जो बाद में हुआ, जिसमें इस्माइल हानिया और वो इलेक्ट हुए महमूद अब्बास। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि यासिर अरफात साहब ने इनको वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर दिया, लोगों ने नहीं माना। बहरहाल एक क्राइसिस खड़ा रहा। बहरहाल बड़े अच्छे साथी उनके। लेकिन 2016 में एक अदब इंकशाफ किया इनके बारे में जनाब, और वो इंकशाफ जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया। थर्ड स्लाइड अगर दिखाएं तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि सोवियत डॉक्यूमेंट हमारे पास आई हैं, उसके मुताबिक महमूद अब्बास जो हैं वो 80 की दहाई में KGB के स्पाई रहे हैं, KGB के लिए काम करते रहे हैं। और इसको फिर CNN ने भी रिपोर्ट किया कि सोवियत पेपर्स के पैलेस्टीन प्रेसिडेंट वाज अ KGB एजेंट। और फिर उसके बाद उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट था उसकी एक तस्वीर भी उसमें आई कि जी ये मैं रशिया उनके डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए, उसमें एक तस्वीर सी है जिसमें बाकायदा इनका नंबर, KGB में किस नाम से काम करते थे और इनका एक कोड था नाम, और उस नाम से काम करते। उसके ऊपर फ़लस्तीन की तरफ से बाकायदा एक मजाक पड़ा। उन्होंने कहा भाई आप ये KGB के एजेंट होने की क्या ज़रूरत है, ये तो ये KGB का वो पेपर है जिसमें ये महमूद अब्बास को तो बड़ा करें ना। हाँ, ये 1935 की इनकी पैदाइश है, लेकिन फिर ये इन्होंने लिखा हुआ है कि क्रोबोदोव इनका जो है वो कोड नेम था महमूद अब्बास का। अब एनीवे KGB में तो वो फलस्तीनियों ने कहा आगे से, PLO ने कहा कि भाई हम ये सर्जन के दौरान तो थे ही रशिया के साथ, उसमें हमारे कौन से एजेंट थे कौन से एजेंट नहीं थे, हम सारे काम कर रहे थे। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि ये उस दौर का जिक्र है जब महमूद अब्बास जो हैं, अगर महमूद अब्बास पे ये इल्ज़ाम है तो KGB में देन रखें उस ज़माने में KGB के जो एक बड़े हाई रैंक ऑफिसर थे, उनका नाम जो कि बाद में अपने अरूज पे गए, उनका नाम था व्लादिमीर पुतिन। वो भी KGB में थे, ठीक है, वो सदर बनने से पहले KGB में थे। तो बहरहाल अच्छा, अब वापस आ जाएं जरा हालात हाजरा पे, अब नई सूरत हाल पे आ जाएं। तो महमूद अब्बास मैं क्यों कह रहा हूँ कि मॉस्को भी जा सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वो मॉस्को ना जाएं और चाइना निकल जाएं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं उनकी मुलाकात पहले तो हुई थी उनकी अरब लीग के जो रहनुमा हैं उनसे हुई थी। और वहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि जो है वो 2 रियासती हल होना चाहिए। फिर उसके बाद इराक़ के वज़ीर आज़म वहाँ पे गए और इराक़ के वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई, बड़ी तवील मुलाकात। उसमें उन्होंने OPEC प्लस के हवाले से इराक़ में, और साथ ही उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर फ़लस्तीन और वही जो
दो रियासती सोल्यूशन जो है और वो उसकी बात की, फ़लस्तीन ज़रूरी है सारा। लेकिन सुबह जो है कल, अब मुझे नहीं पता कि या तो रात को इनकी आज हो जाएगी मुलाकात, नहीं होती तो कल काज़ाकिस्तान निकल रहे हैं पुतिन। सही। और काज़ाकिस्तान निकल रहे हैं, और काज़ाकिस्तान के बाद वो चले जाएंगे चाइना। सही। और चाइना उन्होंने इसलिए जाना है कि चाइना में बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है 16 और 17 तारीख को, जो कि इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं इंतहाई कामयाबी के साथ। सही। और 10 साल उनको बेल्ट एंड रोड को हो गए हैं, और वहाँ पर कोई 130 मुल्कों के या उससे ज़्यादा, शायद 140 भी हो सकते हैं, कितने मुल्क हैं एग्जैक्ट अभी हमें कहना मुश्किल है, लेकिन उनके रहनुमा वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बेल्ट एंड रोड फोरम चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेल्ट एंड रोड फोरम जो है, इसको ये बात ध्यान में रखें कि बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है चाइना में, और चाइना जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है कि चाइना जो है वो, देखें चाइना जो है ना वो तारीखी तौर पे तो एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो एक चाइना के साथ तो चीन तो था अपनी जगह, और बड़ी सल्तनतें थी वहाँ पे, किंग डायनेस्टी थी और मेंग डायनेस्टी और ये सारी। तो अब इशू ये सारा कि यहाँ पर शारा रेशम थी उस ज़माने में, पुरानी शारा रेशम थी, और शारा रेशम के ज़रिए लोग ईरान आते थे, ईरान से और अरब ममालिक से भी रास्ता था, और फिर उसके बाद वो जाते थे चाइना, और ज़ाहिर है कि एक तिजारत चलती थी, वहाँ से भी लोग आते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लाम चाइना में पहुँच गया था। तो लेकिन चाइना जो है वो उनके साथ समंदरी राब्ता भी था। जाहिर सी बात है कि ये सारे जो जहाज़ जाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और वेस्ट जो पुर्तगाल है और बाकी सारे, तो ये अरब भी इसी में बैठ के जहाज़ों के रास्ते भी जाते थे, और ये ज़मीन का रास्ता भी था जो कि शारा रेशम के थ्रू था। तो मिडिल ईस्ट कनेक्टेड रहा, मशरिक़ वस्ता कनेक्टेड रहा, लेकिन मशरिक़ वस्ता के हवाले से चाइना कभी क्लियर नहीं हुआ कि मशरिक़ वस्ता सर जंग के दौरान, यानी सिर्फ इतना ही हुआ ना कि सर जंग में मतलब कहीं आपको जमाल अब्दुल नासिर, ठीक है वो माओ से मुतासिर थे वो सारे को, लेकिन कोई एज सच बहुत एक्टिव कोई पॉलिसी चाइना की हमें नज़र नहीं आती पिछली सर जंग के दौरान। जमाल अब्दुल नासिर या बाकी जो लोग थे वो रशिया, सोवियत यूनियन ज़्यादा था। उसके बाद ये हुआ कि 70 के अंदर मामला तब्दील हुए, यानी 70 में मामला इसलिए तब्दील हुए कि अमेरिका ने ताइवान को डंप कर दिया और चाइना को मान लिया। जब चाइना को माना तो चाइना बन गया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन। जब मुस्तकिल रुकन चाइना बन गया तो उससे पहले तो ये ताइवान और ये सारा चक्कर चल रहा था ना। तो जब ये पाकिस्तान के थ्रू डायलॉग शुरू हुआ, कैसेंजर आए यहाँ पे नतिया गली में रुके, गए, निक्सन की मुलाकातें हुई, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि चाइना को मान लिया। अब चाइना को जब माना तो पूरी दुनिया, चूंकि वो चाइना बन गया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन, तो सारी दुनिया का रुख जनाब चाइना की तरफ कि भाई चाइना की, अच्छा चाइना अभी कहीं पर यानी कूदा नहीं है किसी फड्डे में, जंग में, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ गया आके चाइना, तो अब जनाब लोगों ने अपने ताल्लुकात उनसे ठीक करने शुरू किए। अच्छा, मशरिक वस्ता के अंदर जो है सिर्फ 2 मुल्कों ने चाइना को तस्लीम किया हुआ था 1956 में, एक शाम ने और एक मिस्र ने। सही। शाम और मिस्र, बाथ पार्टी, मिस्र जमाल अब्दुल नासिर, 2 मुल्कों ने तस्लीम किया हुआ था, सिर्फ चाइना को किसी ने तस्लीम ही नहीं किया हुआ था। तस्लीम नहीं किया था 2 मुल्क। अच्छा, अब जनाब 1971 में 3 मुल्कों ने चाइना को तस्लीम किया, 71 में सही, कुवैत, ईरान और लिबनान। 1977 में 77 में उर्दन ने किया, 78 में ओमान और लिबिया ने किया, 1984 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया, 1988 में चाइना को, 88 में कतर ने किया, और बहरीन ने 89 में किया, और सऊदी अरब ने 1990 में किया चाइना को तस्लीम। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ इस दौरान जो ताल्लुकात रहे वो जाहिर है कि ऑयल, क्योंकि चाइना एक इमर्ज कर रहा था, तो ऑयल के हवाले से बाकी ताल्लुकात रहे सब कुछ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तस्लीम उनको बाद में किया क्योंकि उसके वो बनाई चाइना को, अमेरिका हाथी के पाँव में सबका पाँव, अमेरिका ने माना तो बाकी लोगों ने कहा कि अच्छा चाइना की तो।
उसके बाद ये हुआ कि चाइना ने फिर चाइना आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अब चाइना जो है इस तमाम सूरत हाल में ये हुआ कि 2000 एक तो 2013 का साल हमारे सामने रहे जिसको 10 साल हो गए हैं, और जिसमें प्रीमियर शी जिनपिंग ने ऐलान किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको 10 साल हो रहे हैं पूरे। और 10 साल जो हैं ये चाइना का आप समझें कि अब ये जो किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी उसके डोमेस्टिक पॉलिसी उस मुल्क के अंदर के हालात पे बहुत डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ ना पाकिस्तान में क्या होगा ये बाहर के हालात इसका फैसला करेंगे, क्योंकि आपकी खारजा पॉलिसी हमेशा दाखिली पॉलिसी के साथ लिंक होती है कहीं ना कहीं। तेल की कीमतें कैसी होनी है, आपके बाहर स्टूडेंट्स ने कैसे पढ़ने जाना है, आपके सामान कौन सा बाहर से आना है, आपका स्टेटस क्या है, तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी बाहर की पॉलिसी से रिलेटेड होती है। अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि 2016 है उसमें प्रेसिडेंट शी ने दौरा किया सऊदी अरेबिया का, और उसके बाद उन्होंने दौरा किया, अगले ही दिन उन्होंने दौरा किया ईरान का। सही। अच्छा, अब ये जो बैक टू बैक 2 दौरे हैं प्रीमियर शी जिनपिंग के 2016 में, ये जो दौरे हैं ये दौरे उनके 17 और 18 तारीख को बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने जो दौरे किए बैक टू बैक, तो आप सिर्फ ये देखें कि अरब न्यूज़ जो 11वीं स्लाइड है, ये 2016 का अरब न्यूज़ ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया और चाइना एग्री ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और नीचे ये खबर क्या उसमें लिख रहा है कि इकोनॉमी इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस एंड प्ले बिगर रोल इन रीजनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई चाइना के साथ सऊदी अरेबिया की। और अगले ही दिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो गए ईरान, और उनके ईरान के दौरे के हवाले से जो है वो उसके जो है वो चाइना डेली, अगर हम 13वीं स्लाइड दिखाएं, चाइना ईरान लिफ्ट बायलैटरल टाइज टू कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, और इसमें जो है फिर आपको नजर आएगा पॉलिटिकल डायलॉग, निगोशिएशंस, जॉइंट स्टेटमेंट, जो है सैंक्शंस एक दूसरे पे लगें, थ्रेटनिंग विद यूज ऑफ फोर्स, अगर कोई मुल्क थ्रेटन करे ये करे साथ हो, तो ये इनके साथ है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये बात दोबारा बताना जरूरी है कि 4 किस्म की पार्टनरशिप चाइना करता है। वो टेबल अगर हम दोबारा दिखाते हैं, इसको पहले भी दिखा चुका, अब दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं कि जरा अंदाजा हो कि चाइना अब कहां पे, ये इसराइल क्यों फंस गया है कि हम हमला करें ना करें, क्यों रुक गया है। 4 किस्म की, बल्कि 1 2 3 4 5 पार्टनरशिप्स करता है वो। एक करता है कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, रीजनल इंटरनेशनल अफेयर्स सारा। दूसरा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें रीजनल इंटरनेशनल अफेयर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री भी है इसमें। तीसरा है कंप्रिहेंसिव कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। चौथा लेवल है कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, और 5वां है उनका फ्रेंडली कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। अब अगर आप ये देखें सिर्फ के मशरिक वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में किन मुल्कों के साथ उनकी कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हाईएस्ट लेवल अल्जीरिया 2014 में, इजिप्ट 2014 में, ईरान 2016 में, उसके बाद मोरक्को, नहीं ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, सऊदी अरेबिया 2016 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और यूएई 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसके बाद टर्की के साथ स्ट्रेटेजिक है, कतर के साथ भी स्ट्रेटेजिक है, ओमान के साथ भी स्ट्रेटेजिक है। ये इनकी पार्टनरशिप्स तकरीबन तमाम मुल्कों के साथ हैं, और ये जहन में इसको आप उन मुल्कों की लिस्ट के साथ मिला के पढ़ें जो मुल्क जो हैं। अच्छा, इजिप्ट के साथ भी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इजिप्ट के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, सऊदी अरेबिया के साथ भी है, यूएई के साथ भी है, अल्जीरिया। इसको जरा मिला के पढ़ें उन मुल्कों के नामों के साथ जो अभी ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। वो जो 6 मुल्क ब्रिक्स में शामिल हुए हैं उसमें से 4 मुल्क तो मशरिक वुस्ता के हैं। तो वो 4 मुल्क कौन से हैं उसमें आपको ब्रिक्स अगर आप देखें तो उसमें सऊदी अरेबिया आपको नजर आ रहा है, उसमें आपको मिस्र नजर आ रहा है जिनके साथ कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ईरान नजर आ रहा है, आपको यूएई नजर आ रहा है। 4 मुल्क तो वो हैं 6 में से, अर्जेंटाइन को और इथोपिया को निकाल दें,
इथोपिया इसलिए जरूरी है कि इजिप्ट के साथ इथोपिया का फटा वो एक इशू चल रहा है ना, सूडान इथोपिया वो जो डैम के वाले से, तो वो जो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ठीक हो जाएंगे इनके मामला। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये ब्रिक्स के अंदर और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अच्छा, फिर उसके बाद जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर आप देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो 6, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, उसके जो 6 कॉरिडोर्स हैं, 6 कॉरिडोर्स उसके गुजरते हैं मशरिक वस्ता के अंदर से, खास तौर पे चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो हैं 6 कॉरिडोर, चाइना, मंगोलिया, रशिया, ये भी गुजरते हैं यूरेशिया में से। यूरेशिया ज़ाहिर एक ही लैंड मास है। न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज ये भी वहां से गुजरता है। बांग्लादेश, चाइना, ये भी, इंडिया, म्यांमार, ये भी यहाँ पे है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक, और फिर चाइना जो चाइना सेंट्रल एशिया। अच्छा, और फिर इंडोनेशिया में। तो 6 जो हैं ये गुजर रहे हैं बहरे हिंद से और मशरिक वस्ता से, यहाँ से 6 गुजर रहे हैं। अब ये 6 के 6 गुजर रहे हैं और ये 6 यहां पर चाइना ने कहीं एक बात आई है कि आप जरा होल्ड करें। पूरा इसराइल अगर चढ़ाई करने जा रहा है तो क्या इसराइल उसके बाद, देखिए फ्रंट कौन कौन सा खुलेगा? हिजबुल्लाह, शाम, सीरिया के अंदर गोलान की पहाड़ियों पर हिजबुल्लाह बैठा है। रशियंस उनके साथ हैं, नहीं है क्या, उसको छोड़ दें आप। चेचन्स बीच में आ गए हैं, ठीक है। चेचन्स, उन्होंने कहा है कि हम भी दरमियान में, हुतीज भी हैं, चेचन्स भी हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कहा है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं। हाशमी जो खानदान, उन्होंने भी कह दिया है। मिस्र पहले कह चुका है, अरब वर्ल्ड कह। अब क्या यहां पर इजरायली फौज गजा में घुसेगी, नहीं घुसेगी? अभी तक तो हम देख रहे हैं ना, लोग मारे गए, असलहा कितना किया, उनका हार्डवेयर कितना बर्बाद कर गए ये रॉकेट, उनके आयरन डोम कितने तबाह हो गए, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, और उसके ऊपर कितने रॉकेट्स गिरे, उसका तो जिक्र ही नहीं हम कर रहे अभी तक। सही हो गया, ठीक हो गया। हम तो रुके होंगे सिर्फ कि उनके फौजी इतने मर गए और उधर की इंसानी जाने गई। उनका जो हार्डवेयर का नुकसान है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया कि क्या फौज लड़ने के काबिल है। टेक्निक, और ये जो होता है ना, जब आप ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा मलबा पड़ा हुआ है, अंदर ड्रैग कर लेते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर वो ट्रैप करते हैं चारों तरफ से, गुरिल्ला वॉरफेयर में घेर लेते हैं। तो वो तो अंधेरे के अंदर बिल्कुल मोहम्मद दैफ जो कि कमांडर हैं, उनको तो वो इंतजार करें यहाँ, इसीलिए इसराइल रुक गया कि कोई बात आगे बढ़े जी मुज़ाकरात की तरफ। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ की अगर वापसी की बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हो गए और वो सऊदी अरेबिया की तरफ आ रहे हैं और ज़्यादा वक्त उनका जो है उम्रा भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा वक्त उनका मदीना मुनव्वरा में गुजरेगा। आम शख्सियात के साथ शायद उनकी मुलाकात हो, लेकिन मशरिक़ वस्ता के हालात ऐसे हैं इस वक्त कि उसमें ज़ाहिर है मुलाकात कोई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इंगेज है बहुत ज़्यादा पूरा मशरिक़ वस्ता। दूसरी जो बात है वो ये ध्यान में रखें कि ये तमाम ममालिक, इन तमाम ममालिक की क़यादतें चाइना जा रही हैं। सही, बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है और उसमें जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से भी निगरान वज़ीर आज़म चाइना इसीलिए जा रहे हैं और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सियासत से, हुकूमतों से बालातर होकर लॉन्ग स्ट्रेटेजिक मामलात हैं। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड फोरम है उसके 100 साल कंप्लीट, 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं और 10 साल कंप्लीट होने के बाद जो है वो चाइना में ये बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है और जाहिर है वहाँ पर सऊदी अरेबिया से भी लोग होंगे, वहाँ पर यूएई से भी होंगे, वहाँ पर कतर भी चाहेगा और वहाँ पर हो सकता है पैलेस्टाइन भी पहुँचे। और मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ कि हमने कल 6 पोर्ट्स की बात की थी ना, कि 6 पोर्ट्स हैं और लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट हैफा की पोर्ट है और हमने बात की थी कि उसमें जो एलिरत की पोर्ट है ना, अगर हम बंदरगाहें दिखा सकें जो कल हमने दिखाई थी, अगर वो मैप तैयार हो तो वो जो इसराइल की बंदरगाहें हैं ना, उसमें सिर्फ हैफा के ऊपर चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें जो बाकी बंदरगाहें हैं उन पर भी, खासतौर पे जो बहरे अमर में जो बिल्कुल साउथ में बंदरगाहें हैं, उन बंदरगाहों पर भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है। वो सारा बेल्ट एंड रोड के अंडर ही आ रहा है। तो
अब जो इशू है वो ये है कि चाइना जो है, अगर हम ये देखें इसमें, ये ऊपर तो पोर्ट ऑफ एवा की बात हमने कर ली थी और अजदूद की बात भी की थी। अजदूद के ऊपर भी चाइना की जो है वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसके बाद नीचे बहरे अमर की तरफ अगर हम चले जाएं तो उसमें वहाँ जो हमें नज़र आती हैं पोर्ट्स, उसमें भी, उन पोर्ट्स में भी जो एलितत की पोर्ट है वहाँ पर भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है और चाइना ही उसको भी डील कर रहा है। ये जहन में रखें, ये जहन में रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो बोरेल जो है वो चाइना पहुंचे हुए हैं जनाब। यूरोपीय यूनियन के सदर, ये 29 स्लाइड बता रही है कि बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने, डिफरेंसेस टाइज को स्ट्रेंथन करेंगे। ये इशू सिर्फ ये है सारा, इसमें अंसारुल्लाह अलमनार टीवी कह रहा है कि इसमें हुतीज जो हैं वो भी तैयार हैं लड़ने के लिए। थोड़ा सा इसराइल को रुकना चाहिए यहाँ पे। उनका जो अपना न्यूज़पेपर है जो हार्ट्स है, वो 41 स्लाइड, नेतन्याहू गैंग लीडर हु कांट गो टू ऑन सर्विंग इजराइल्स पीएम, 41वीं स्लाइड। मतलब वो जो है वो ये इसको किसी अच्छी तरह से वहाँ पे नहीं देखा जा रहा नेतन्याहू ने जो भी कुछ किया है। और ये मतलब है कि वो मतलब है कि गड़बड़ है इस वक्त। इसराइल का जो एक होता है ना कि वो अमेरिका एक तो क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेज रहा, इमदाद कर रहा है। इमदाद तो देखें सिविलियंस की, तो चाहे वो ये हों, ये इसराइल के लोग हों या इधर के हमास, कोई ऐसा रूल बनना चाहिए कि सिविलियंस दरमियान में ना आए। लेकिन मसला ये है कि ये गजा का, ये तो वो कहते हैं, फ़लस्तीनियों से बात होती है, वो कहते हैं ये इसराइल का तो हर शख्स उनकी एजेंसी के लिए काम करता है, इसराइली या उनका फौजी है, रिजर्व तभी तो आ रहे हैं 3 लाख। और ये जो है ये हर फ़लस्तीनी को समझते हैं कि ये जो है, ये चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, ये जो है ये हमारी ज़मीन पर बैठा हुआ है, आके इसको यहाँ मारो। तो एक बहुत ही खौफनाक किस्म की दोनों। लेकिन अब उसमें दरमियान में अब ये जो भी कुछ हुआ, और 1000 से ज़्यादा जो हैं वो लोग इसराइल के मारे गए, 1000 से ज़्यादा। ये मतलब ये किसी बड़ी जंग इसराइल अगर कोई लड़े ना, इतना बड़ा नुकसान उनको नहीं हुआ जितना वो हमास वाले आके 2G टेक्नोलॉजी के साथ ही सारा कुछ कर गए हैं। अब इसमें जो है वो यहाँ पर वो चिल कर रहे हैं प्यूटिन और चाइना। तो बिल्कुल चाइना जो है वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरफ वो क्योंकि 2-4 दिन के बाद उनको वो शुरू हो रहा है। ये सारे मुल्कों ने वहाँ जाना है। इसराइल भी हिस्सा है बेल्ट एंड रोड फोरम के, इसराइल भी तो है। तो क्या इसराइल का कोई बंदा जाएगा? ये भी तो सवाल है ना। इसराइल पे हैफा वगैरह पे इन्वेस्टमेंट है सारी चाइना की। अब कैसे अफोर्ड कर सकता है इसराइल कि चाइना को डंप कर दे इस वक्त और चाइना ना जाए? और चाइना जो है वो CGTN देखें, चाइना ने दोबारा बात क्लियर की है 31 स्लाइड की। चाइना कॉल्स फॉर एफर्ट्स टू एडवांस टू स्टेट सोल्यूशन। तो ये जो है, और UAE ने जो 32वीं स्लाइड है, UAE के प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने 20 मिलियन की एड भेजी है फ़लस्तीनियों के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिस हुई है, एक चीज़ दरमियान में मिस हो गई कहीं, उसको भी रखना ज़रूरी है और कन्फ्यूजन है। वो ये है कि कनाडा, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दी है। जो 33वीं स्लाइड है वो कह रहे हैं कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स जो हैं अभी इंडिया में ही हैं, विड्रॉल ज़रा रुक गया है, डेडलाइन रुक गई है। और उसमें नीचे वो जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वाशिंगटन में शायद जयशंकर की और कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई है। और इसको जो है, और ये अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा अच्छा हुआ है कि इनके दरमियान बर्फ पिघली है। इसको फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट किया है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है जयशंकर के साथ। ठीक है, 37 स्लाइड हम कोट कर रहे हैं। लेकिन इसमें इशू यहाँ पे एक और है। इशू ये है कि अगर ऐसा हुआ है, मीटिंग हुई है जयशंकर की, तो फिर ये जो 38वीं स्लाइड है ये क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया की? वो कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को दोबारा हिला दिया और ऋषि सुनाक के बाद उन्होंने UAE के प्रेसिडेंट और जॉर्डन के किंग से, यानी अब वो मिडिल ईस्ट को लेकर आ गए दरमियान में। ये बन रहा था ना IMEX सारा, ये जो भी था वो लेकर आ गए UAE को भी, और भी ये हुआ है। अच्छा, ये ज़हन में रखिए, कतर के अंदर भी एक वाक़या हो चुका है जो हमने डिस्कस किया था, ये बाहर स्पाइंग वगैरह हो रही थी वो। लेकिन ये बड़ी एक बात जो है ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, इंडिया टुडे सो कह रहा है, ज़्यादा कोट कर देते हैं, 34th स्लाइड, आफ्टर UAE प्रेसिडेंट ट्रूडो रेजिस इंदिरा कनाडा डिप्लोमेटिक रो विद जॉर्डन किंग को भी बता रहे हैं। ये देखें, ये जो है ये मसला उस वक्त हो रहा है जब कि ये गजा के अंदर और इसराइल के साथ मामलात, और बाकी ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का पहले बरतानिया बात करना और फिर अरब ममालिक से बात शुरू की है। मुझे ये भी किसी ने बताया कि और शायद 1-2 और बड़े
अरब मुसलमान मुल्कों से भी उन्होंने बात की है जो कि आईमैक का हिस्सा बनने जा रहे थे। अब किंग अब्दुल्ला से उनका बात करना, क्योंकि ये जॉर्डन से गुजरनी है ये आईमैक जो है। आईमैक को मैं हाईमैक शामैक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें अमेरिकन इंटरेस्टेड नहीं है। ये उन्होंने ऐसे ही एक नहीं फुलझड़ी सी छोड़ दी कि जी ये BRI के, इसको इंडिया में भी लोग, इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी। अब उन्होंने बात की है जॉर्डन से और उन्होंने बात की है UAE से। एक जगह UAE जहाँ पर उतरना था, ठीक है, इसने कनेक्ट होना था, और दूसरा और तीसरी जो पोर्ट है वो हाइफा, तो आपको पता है जो हालात वहाँ पे हैं इस वक्त। यहाँ बात करना जस्टिन ट्रूडो का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये मामला अब जो है ये यहाँ पर इधर भी आ गया है, और इस वक्त ये इसकी वजाहत होना ज़रूरी है इंडिया की तरफ से कि भाई ये मसला कहाँ जा रहा है। कोई ये अभी अपनी जगह पक रही है चीज़ दरमियान में ना। अब इसमें मशरिक़ वस्ता के मुल्कों को लेकर आ गया कनाडा। अच्छा, और थोड़ी सी जल्दबाजी की मेरा ख्याल है, ये थोड़ा सा बीच में दरमियानी रोल अगर प्ले करते हैं ना तो ये मीडिएशन का रोल खुला रहता है। जैसे ये रशिया के हवाले से हुआ था, अमेरिका के साथ नहीं गए, उन्होंने एक रोड खुला रखा, वो जेलेंस्की के साथ भी, उधर भी मीडिएट, लेकिन वो एक ही अंडे में, एक ही सारे अंडे एक ही टोकरे में डाल के ही होता है कि आप फिर वो मीडिएशन के रोल से निकल जाते हैं। तो अच्छा, इसमें जो है तो अब ये देखना ये है कि चाइना का क्या रोल होता है इसमें। इजिप्ट का प्रेशर बर्दाश्त कर पाता है नहीं कर पाता। ये ऑनस्लॉट अगर गुरिल्ला होता है, इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये मोहम्मद दैफ जो है ना, मोहम्मद दैफ, ठीक है, ये 1965 में पैदा हुए थे, जो मोस्ट वांटेड, जो अल-कुद्स ब्रिगेड को जो हेड करते हैं, मोहम्मद दैफ। इनकी अहलिया, इनकी 3 साल की बेटी, इनका 7 महीने का बच्चा, ये सब एक स्ट्राइक हुई थी, बॉम्बिंग हुई थी इसराइल की, उसमें वो सब शहीद हो गए थे 2014 में। इनके ऊपर बहुत दफ़ा खुद इनको कत्ल करने की कोशिश हुई है। उसमें बताया जाता है कि एक आँख और एक जिस्म भी इनका काफ़ी ज़ख्मी हुआ, लेकिन इन्होंने साइंस में तालीम हासिल की हुई है। इन्होंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, ये सारा। तो ये जितने मिसाइल्स और एक्सप्लोजिव्स और ये जो छोटे छोटे और दूर तक जाने वाले मिसाइल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे उनको बयान होता है कि इन्होंने तैयार किए हैं बैठ के। ये सुरंगों का, अब वो अंदर आने के लिए तैयार हैं। ये शेडोज में चले गए, ये पूरी शेडोज में चले गए हैं सारे। इनको ये एग्जैक्टली पता है कि हमने कहां कहां डैमेज करना था उनके। मैंने आपसे कहा ना, अभी तो फौजियों की बात हो रही है ना, अभी हमें नहीं पता कि टैंक कितने उड़ गए हैं, अभी तो हमने आयरन डोम, उनके वो बाकियों का क्या हाल हुआ है वो हमें नहीं पता अभी तक। ये जो डार्क का हो गया ना सारा, ये उसमें इंतजार कर रहे हैं हमास वाले कि वो अंदर एंटर हो। और वो एक खास होता है ना, बच्चा बैठा हुआ है, उधर से आवाज आई, मलबे के पास गए, पीछे से सबने घेर लिया, वो दे आर गुड इन इट। इसराइल ये आपने अगर मूवीज देखी हो ना अफगानिस्तान की और इराक की, अमेरिकन जब लड़ रहे हैं गुरिल्ला वॉर, ये मलबे के अंदर जो गुरिल्ला वॉरफेयर हो रही होती है ना, उसमें वो फिर वो बड़ी खतरनाक, वो कोशिश कर रहे हैं कि अंदर आए और ये कमाल यहाँ पर रुका हुआ है इसराइल, और अच्छा कर रहा है रुका हुआ। गैस, पानी, बिजली सब कुछ बंद है, सारा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लेकिन अगर एक दफा दाखिल हो गए, फिर ये मिडिल ईस्ट कहाँ जाता है? फिर ये देखें, जॉर्डन, ये मगरबी किनारा, ये गोलान की पहाड़ियाँ, ये उर्दन, ये मिस्र, ये बाकी जगहें, ये हुतीज, ये चेचन्स, ये सारे। इशू ये है कि यहाँ पर अब मीडिएट कौन करेगा? मीडिएट यहाँ पे शायद चाइना करे, चाइना और अमेरिका चाइना के साथ, ये ध्यान में रखें। शी जिनपिंग का इंतजार हो रहा है, नवंबर में ओके हो चुका है, सही हो गया। ये आलमी ताकत बच्चे नहीं है, उनको नहीं पता कि ये जैसे नीचे छोटा मोटा खेल हो रहा है। उनको पता, वो शी जिनपिंग का उधर एक दौरा तय हो रहा है, वांग ली ने जाना है अमेरिका, दौरा कैंसिल नहीं करना, उन्होंने जाना है वहां पे। क्या ये दरमियान में इसको रोकना यहाँ जरूरी है कि मजीद कैजुअल्टीज ना हो, सिविलियंस का कोई, उनको बच्चों को, औरतों को रिहा किया जाए, ठीक है, कोई रास्ता निकले दरमियान में से, मीडिएट करे, अरब ममालिक करें, रशिया करे, अमेरिका करे, यूरोप करे, कोई भी करे, लेकिन ये है कि ये कैजुअल्टीज और नहीं होनी चाहिए। और ये अंदर ये जो मैसेकर और ये सर उड़ा दो, गर्दनें उड़ा दो, मार दो सबको, ये खत्म अलियामेट कर दो, इससे मेरे ख्याल से रुक के। लेकिन मीडिएट कौन करेगा, ये एक सवाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने कहा। जी डॉक्टर। प्रेसिडेंट बाइडेन भी 2 स्टेट सोल्यूशन चाह रहे थे, ये ज़हन में रखें, वो भी 2 स्टेट सोल्यूशन चाह रहे थे। ट्रंप के बरखिलाफ उन्होंने तल अवीव से यरूशलेम सफारत खाना मुंतकिल करने की मुखालफत की थी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।